अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एक्सेल कोर्स। तो एक्सेल की पहली क्लास हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, जिसमें हम देखने वाले हैं टैब्स, रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार क्या होते हैं। ठीक है, जब हम एक्सेल हमारे लैपटॉप में कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो इस तरह की अपीयरेंस हमारे पास आ रही होती है। ठीक है, सबसे टॉप पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, जितनी भी सारी तमाम चीज़ें हम एक्सेल में अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीज़ें ऊपर के इन टैब्स में मौजूद होती हैं। ठीक है, ये जो हर एक ऑप्शन है ये क्या कहलाता है? टैब कहलाता है। तो ये हमारे पास ऊपर से टॉप पे टैब्स की बार है। ठीक है, जो भी हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। हम उन ऑप्शंस को शॉर्टकट से भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम टैब्स को कवर करेंगे हमारी फ्यूचर की क्लासेस में। टैब्स के बाद अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जो कि उसके रिस्पेक्टिव टैब से ओपन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने होम पे क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर होम के ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर इंसर्ट पे क्लिक करूँ तो उसके डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास यहाँ अपीयर हो जाएंगे। ये जो ऑप्शंस का एक रॉ है बड़ी सी, ये क्या कहलाती है? रिबन कहलाती है। इसको अगर हम चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं और अगर उसको दोबारा ओपन करना हो तो ऊपर से हम किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन वापस आ जाएगी। इस रिबन को हमेशा आप लोगों ने पिन रखना है। तो ये ऑप्शन जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापसी पिन हो जाएगा और ये रिबन हमेशा यहीं पर ही रहेगी। अब क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है कि अगर हम ऊपर टॉप पे देखें तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही टॉप पे इन तमाम ऑप्शंस के अलावा मौजूद हैं। तो इसका मतलब अगर हम टैब को चेंज करते रहें, नीचे कोई भी किसी भी तरह की वर्किंग करते रहें, ये ऑप्शंस यहीं पर ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी शॉर्टकट्स हम डायरेक्टली ऐड करेंगे ताकि इनको हम जल्दी से यूज़ कर सकें। अगर हम किसी और टैब में मौजूद है और हमें जो ऑप्शन यूज़ करना है वो किसी दूसरे टैब में मौजूद है तो उसको डायरेक्टली हम क्विक एक्सेस टूल बार में रख के हमेशा के लिए आगे के लिए शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर क्लिक किया। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं कि मैं जिस पे भी क्लिक करूँगा वो ऑप्शन हमेशा वहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम मोर कमांड्स में देखें तो यहाँ वो सारी तमाम कमांड्स आ जाएंगी जो कि हम हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि डिलीट सेल्स का मैं अपने पास शॉर्टकट रखूँ तो मैं इस लेफ़्ट वाली कमांड्स में से डिलीट सेल्स पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर ऐड करूँगा और वो चीज़ क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएगी। जैसे ओके प्रेस करूँगा तो ऊपर वो शॉर्टकट यहाँ पर मौजूद है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने डिलीट के सारे ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखा दिए। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि डिलीट किस तरह से करना है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि इन सेल्स में हम वर्किंग किस तरह से कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट बॉक्सेस हमें नज़र आ रहे हैं शीट के अंदर, ये सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो सेल हाईलाइटेड है, मतलब अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया हो तो इसके अराउंड एक ग्रीन बॉर्डर नज़र आ रहा है। अगर मैं क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके अगर मैं इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो ये पूरे के अराउंड ग्रीन बॉर्डर नज़र आ रहा है और ये पूरा जो एरिया है वो ग्रे हाईलाइटेड है। तो इसका मतलब ये है कि जिस वक्त जिस सेल के अराउंड ग्रीन बॉर्डर आ रहा होगा वो सेल या वो सारे तमाम सेल्स क्या कहलाएंगे? एक्टिव सेल्स कहलाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं कोई भी सेल सेलेक्ट करके उस पर मैं जो भी चीज़ अप्लाई करूँगा, ऊपर जितने भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, जैसे ही वो मैं ऑप्शन अप्लाई करूँगा तो वो इस पूरे सिलेक्शन के अंदर अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रीजन के अराउंड बॉर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये बॉर्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया, थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो जैसे मैंने इसे हटाया तो पता चला कि जो सिलेक्शन की हुई थी, जो एक्टिव सेल्स है, उसके अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, इन बॉर्डर्स को हम आगे और पढ़ेंगे। अब इन एक्टिव सेल्स में जो भी चीज़ें मैं इनपुट करना चाहता हूँ, सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पर क्लिक किया और डायरेक्टली मैं टाइप करने स्टार्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा S#, मतलब सीरियल नंबर, इसके बराबर में लिखा स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने क्या करना है, बस सेल के ऊपर जाना है और कीबोर्ड पे जो भी चीज़ मैं टाइप करूँगा उसके ऊपर टाइप होती जाएगी। जैसे ही मैंने टाइप करना कंप्लीट किया तो या इंटर प्रेस करूँगा तो भी नीचे चला जाएगा, या फिर राइट की प्रेस करूँगा तो ये राइट की तरफ मूव कर जाएगा। अब इस सेल में जो लिखा है उसको डिलीट करना है तो सिंपल कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है। अब इन 2 सेल्स में जो चीज़ लिख ली है, इसको अगर मैं दोबारा से एडिट करना चाहता हूँ तो उसके एक तो तरीका है कि मैं माउस से डबल क्लिक करूँ उस पर। ठीक है, डबल क्लिक करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर इसको अगर मैं एक्टिव सेल रखते हुए कोई चीज़ टाइप करूँगा
तो जो चीज़ पहले लिखी हुई थी वो रिमूव हो जाएगी और जो मैंने अभी दोबारा से टाइप किया है वो उसकी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना था तो मैं क्या करूँगा, एंटर प्रेस करने के बजाय एस्केप प्रेस करूँगा, तो ये जो मैंने एंट्री की थी वो डिलीट हो जाएगी और जो पहले जो चीज़ लिखी थी वो वापसी आ जाएगी। ठीक है, अब अगर सेम चीज़ मुझे शॉर्टकट से करनी है तो माउस से डबल क्लिक करने के बजाय मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करूँगा। जैसे ही F2 का बटन प्रेस करूँगा तो जो चीज़ ऑलरेडी पहले लिखी हुई है वहाँ पर वही चीज़ एडिट की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो भी चेंजेस करने हैं वो मैं चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे इस सेल का जो डेटा है वो अगर मैं चाहता हूँ किसी दूसरे सेल पे लेके जाऊँ तो सिंपल जिस तरह कॉपी पेस्ट किया जाता है तो वो भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, किसी सेल को एक्टिव रखते हुए इसके ऊपर हमारा जो कर्सर है वो रखते हुए Ctrl+C प्रेस करना है तो चीज़ कॉपी हो गई। दूसरी जिस सेल में मुझे इसको पेस्ट करना है वहाँ पर जाकर मैं Ctrl+V प्रेस करूँगा। जैसे ही Ctrl+V प्रेस करूँगा तो वो चीज़ वहाँ पर आ जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या है कि इसको मैं F2 प्रेस करके एडिट करूं, पूरा सेलेक्ट करूं, फिर कॉपी करूं, फिर दूसरी जगह जाकर मैं इसको पेस्ट करूं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर यहाँ पर मैंने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, फॉर एग्जांपल इसको हाईलाइट किया हुआ है, टेक्स्ट का कलर मैंने कुछ और रखा हुआ है, तो तब अगर मैं इसको पूरा सेल कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो पूरे फॉर्मेटिंग के साथ वो पेस्ट हो रहा होगा। और अगर मैं इसको एडिट करके कॉपी करता हूँ और फिर मैं कहीं ले जाकर पेस्ट करता हूँ तो क्या होगा कि वो जो डेटा है वो अपने प्रीवियस वाले फॉर्मेटिंग में नहीं बल्कि जिस जगह पर हम पेस्ट कर रहे हैं उसकी फॉर्मेटिंग में वो वहाँ पर पेस्ट हो रहा होगा। Ctrl+A किया, डिलीट, जितने भी हाईलाइट्स हैं हमने हटा दिए। आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 के साथ, जो कि सेल्स, कॉलम्स और रॉज जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ये जो रेक्टेंगल्स हमें नज़र आ रहे हैं ये सेल्स कहलाते हैं और जिनके अराउंड ग्रीन हाईलाइट है वो एक्टिव सेल्स कहलाते हैं, जिसके ऊपर हमारी करंट वर्किंग चल रही होती है। ठीक है, अब अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर ABCD इस तरह से करके एक सीक्वेंस चल रही है और अगर हम लेफ़्ट पे देखें तो ये 1 2 3 4 इस तरह से करके नंबर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस है जिसके अगेंस्ट लेफ़्ट पे एक नंबर लिखा हुआ है 6, तो ये हॉरिजॉन्टल चीज़ क्या कहलाती है? रॉ कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर मैं 6 पे क्लिक करूं डायरेक्टली इस बार में 6 के ऊपर क्लिक करूं तो ये पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाएगी, ये जहां तक जा रही है। इसी तरह से जो वर्टिकल सेल्स की अरेंजमेंट है वो क्या कहलाते हैं? कॉलम्स कहलाते हैं, जिसके अगेंस्ट अल्फ़ाबेट लिखा है GHI, जिसके ऊपर भी मैं क्लिक करूंगा वो कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रॉज हो गई जो कि हॉरिजॉन्टल हैं और ये कॉलम्स हो गए जो कि वर्टिकल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर इस सेल पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और इसको आगे मुझे किसी फॉर्मूले में यूज़ करना है या XYZ आगे जाकर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे, टेबल में, पिवट्स में, किसी भी जगह पर मुझे इसको यूज़ करना है, तो हम नॉर्मली क्या यूज़ कर रहे होते हैं? इसका डेटा यूज़ नहीं कर रहे होते। मतलब मैं यहाँ से नंबर लिखा है तो वहाँ जाकर दोबारा से नंबर नहीं लिखूँगा, मैं वहाँ पर क्या लिखूँगा? इस सेल का रेफरेंस लिखूँगा, इस सेल का एड्रेस। मतलब ये सेल कौन से कॉलम में मौजूद है? H कॉलम में मौजूद है। और ये सेल कौन सी रॉ में मौजूद है? 6 रॉ में मौजूद है। तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा? H6। ठीक है, H और ये 6 इस सेल का एड्रेस हो जाएगा जो कि हम फिर तमाम जगह पर यूज़ करेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा? अगर मैं कोई चेंजिंग यहाँ पर करूँगा, नंबर की जगह अगर मैं कुछ और लिख दूंगा तो यही चीज़ आगे जहाँ जहाँ पर सेल रेफरेंस दिया हुआ है वहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये सारी तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली आगे जाकर पढ़ेंगे। अब बाकी के ऑप्शन समझने के लिए यहाँ पर छोटा सा टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एक रफ सा हमने टेबल बना लिया जिसमें भी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करना बाकी हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या कि जो सीरियल नंबर वाला कॉलम है इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, तो उसकी विड्थ को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये जो D कॉलम है इस पर अगर मैं अपने कर्सर को मूव करूं तो मुझे क्या नज़र आ रहा है? एक ब्लैक कलर का एरो नीचे की तरफ डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे मैं इस कॉलम के बॉर्डर्स पे लेके जाऊँ, राइट एज पे या फिर मैं लेफ्ट एज पे लेके जाऊँ,
तो इस तरह एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है जिसके लेफ्ट और राइट साइड पर क्या है, एरोज हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस वाले पॉइंट पे क्लिक करके मूव करूँगा तो इस कॉलम का साइज़ कम या फिर बढ़ेगा, रिड्यूस या फिर इंक्रीज हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से रिड्यूस करके मैं यहाँ पर पहुँचा। अब इसमें मसला क्या हुआ कि ये ज़रूरत से ज़्यादा छोटा हो गया, तो इसको वापसी एडजस्ट कर लेते हैं। क्लिक करके आगे बढ़ाया तो ये अगेन ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अब इसको हम चाहते हैं ऑटोमेटिकली इसमें जो डेटा मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो। तो उसमें क्या करना है, सिंपली जहाँ पर इस तरह ये प्लस का साइन दे रहा है वहाँ पर हमने डबल क्लिक करना है। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो डेटा मौजूद है उसके अकॉर्डिंगली ये कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से ई के राइट पर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो ई का कॉलम होगा, एफ के राइट पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो परसेंटेज का कॉलम होगा। हमेशा राइट साइड पर डबल क्लिक करना है। अगर मैं लेफ्ट साइड पे करूँगा तो ये सी वाले कॉलम को ऑटो फिट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं जी पे डबल क्लिक करूँ तो ये जी ऑटो फिट हो गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर कुछ एक टेबल में डेटा फीड किया है जिसमें नेम ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज और ग्रेड तमाम चीज़ें फिल की हैं। अब इस टेबल को टेबल वाला लुक देने के लिए हम कुछ बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर हमने टेबल का ऑप्शन यूज़ नहीं किया। हम क्या करें, सेल्स की फॉर्मेटिंग इस तरह की कर रहे हैं कि जो कि टेबल की अपीयरेंस दे। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम जब टेबल और पिवट टेबल की क्लास पढ़ रहे होंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी हम सेल्स में हमारा डेटा फीड कर रहे हैं जिसमें डायरेक्टली टेबल का फीचर हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे, जो कि इस एक्सेल में अलग से भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो हम आगे की क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो तब समझ आएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक थिक बॉर्डर देना चाहता हूँ, तो ये ऑप्शन है बॉर्डर का, क्लिक किया, ये थिक बॉर्डर आ गया। ठीक है, सेल्स की सिलेक्शन के लिए मैं ये चारों सेल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड से ही सारी वर्किंग करनी है, माउस से हम काम नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्टकट्स में आसानी होती है। तो शिफ्ट होल्ड किया, राइट वाला की, दोबारा राइट वाला की, तीसरी बार राइट वाला की, तो ये चारों सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। या फिर शिफ्ट के बजाय मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाऊं, दोनों को एक साथ दबा के और मैं राइट क्लिक को एक बार सिर्फ प्रेस करूंगा तो जितने भी इस रॉ में आगे की तरफ डेटा आ रहा है, जितना भी एक एक सेल तक, वो खुद ही ऑटोमेटिकली पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के सेल्स को हम नॉर्मल बॉर्डर हमने अप्लाई कर दिया। अब फॉर एग्जांपल ये पूरा डेटा बनाने के बाद मुझे ख्याल आया कि इसके बीच में एक नाम ऐसा है जो कि मिस हो गया है और उसका इस सीक्वेंस के बीच में आना भी ज़रूरी है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहला तरीका क्या है कि मैं 8 के ऊपर एक रॉ ऐड करूं। रॉ ऐड करने का तरीका क्या है, जिस भी जगह पर मैं रॉ ऐड करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूं कि 4 के ऊपर एक रॉ ऐड हो, तो मैं 4 वाली पूरी रॉ सेलेक्ट करूंगा और फिर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊंगा। जैसे ही मैं प्लस दबाऊंगा तो इसी डेटा के दरमियान में जो रॉ 4 वाली थी उसी के ऊपर एक रॉ ऐड हो जाएगी। जितनी बार मैं कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊंगा उतनी बार रॉ यहाँ पर ऐड होती जाएंगी, और जितनी बार मैं कंट्रोल के साथ माइनस दबाऊंगा उतनी बार ये रॉज यहाँ से डिलीट होती जाएंगी। सेम कॉलम में भी होगा। अगर मैं लेफ़्ट पे ऐड करना चाहता हूँ, जैसे परसेंटेज वाले कॉलम के लेफ़्ट की साइड पर एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल प्लस, इसी तरह से फिर माइनस करूँगा तो वो कॉलम वहाँ से रिमूव होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रॉ और कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं कीबोर्ड से डायरेक्टली, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से। अगर हम माउस से करना चाहें तो किस तरह से होगा, ये रॉ हमने सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का, जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे तो एक रॉ ऐड हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल इस एक्सेल की शीट के अंदर कुछ डेटा हमारा यहाँ पर भी मौजूद हो, कुछ डेटा नीचे मौजूद हो, अराउंड इस टेबल के अराउंड भी अगर डेटा मौजूद है, और मैं चाहता हूँ कि भाई जो मैं डेटा ऐड करना चाहता हूँ इसी सेल के अंदर, इसी टेबल के बीच में मैं यहाँ पर ऐड करूँ, पूरी रॉ ऐड ना करूं क्योंकि यहाँ वाला डेटा भी डिस्टर्ब होने वाला है उसकी वजह से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जिन सेल्स के ऊपर मैं न्यू सेल चाहता हूँ सिर्फ मैंने उतना पार्ट सेलेक्ट कर लिया। ये सीक्वेंस भी मैं नहीं चाहता कि चेंज हो, इसके अराउंड के सेल भी मैं नहीं चाहता कि चेंज हो,
सिर्फ जितना पार्ट हाईलाइटेड है मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसी के ऊपर सेल्स ऐड हों। तो क्या करना है, वो सेल हमने सेलेक्ट किए, चाहे माउस से चाहे कीबोर्ड से, कंट्रोल के साथ प्लस दबाना है, तो फिर इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा कि भाई सेल ऐड तो करने, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनको हम कहाँ मूव करें। अगर शिफ्ट सेल्स राइट करते हैं तो क्या होगा कि जिनमें डेटा मौजूद है वो सेल राइट की तरफ मूव होगा और यहाँ पर न्यू सेल्स आ गए। ठीक है, अगर हमारा जो टेबल है उसकी ओरिएंटेशन इस तरह से कि डेटा लेफ़्ट से शुरू हो रहा है और राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अगर इस तरह से हो, लेफ़्ट से लेकर राइट की तरफ जा रहा हो, तब तो ये ऑप्शन सूटेबल है। लेकिन यहाँ हमने क्या करना है, सेल्स को नीचे भेजना है। नोमान 53C जो लिखा हुआ है इसके ऊपर मैंने सेल्स ऐड करने हैं, तो इस वजह से शिफ्ट सेल्स राइट के बजाय शिफ्ट सेल्स डाउन करूँगा मैं। ठीक है, और अगर एंटायर रॉ और एंटायर कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो फिर वही सेम सीन हो जाएगा, जैसे हमने पूरी रॉ और पूरा कॉलम ऐड किया था तो वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो ओके किया तो क्या हुआ कि इसके अराउंड बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं। इवन ये जो नंबर की सीक्वेंस है वो भी वैसी ही है, सिर्फ यहाँ पर जो 3 सेल थे जो सेलेक्ट किए हुए थे वो नीचे मूव हो गए, उसके नीचे के सारे, और यहाँ पर न्यू सेल आ गए। अब इस नंबरिंग को कंप्लीट करने के लिए क्या किया, 1 से लेकर 2 सेलेक्ट किया और यहाँ से ड्रैग करते गए हम नीचे तक। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अब मैं सीक्वेंस करता हूँ मैनुअली कि जो A+ वाला है इसको मैं चाहता हूँ ऊपर रहे फर्स्ट पे, तो कंट्रोल C किया, 1 पे क्लिक किया जिसकी जगह पर मैं चाहता हूँ ये आए, राइट क्लिक किया, इंसर्ट कट सेल्स किया, तो जो सेल कट किए थे वो ऊपर आ गए और उस जगह पर जो मौजूद थे वो नीचे चले गए। ठीक है, A+ वाला आ गया, A आ गया, B आ गया। अब ये जो दोनों C वाले हैं इनको भी हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैनुअली हमने सीक्वेंस तो अरेंज कर दी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नंबर्स हमारे ख़राब हो गए। तो उसके लिए क्या किया, 1 नेक्स्ट 2, हमने एक ऑर्डर सेट किया कि भाई 1 के बाद 2 आ रहा है। तो अब एक्सेल का काम है कि इसको डिटेक्ट करना है कि 1 के बाद 2 है तो फिर 3 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, और पूरी सीक्वेंस ये ऑटोमेटिकली बनाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, 1 से लेकर 2 तक सेलेक्ट किया और इस कॉर्नर वाले पॉइंट पर जहाँ पर ये प्लस का कर्सर चेंज हो रहा है, ब्लैक कलर में आ रहा है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है तो खुद ही पूरा ऑर्डर 6 तक सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये और ऑप्शन दे रहा है कि इसको ऑटोमेटिकली सीक्वेंस में ही फिल करना था या फिर सेल्स को कॉपी करना था, कि जैसे 1 और 2 है, कॉपी किया तो दोबारा से 1 2 1 2 1 2 कॉपी हो गया। फिल फॉर्मेटिंग है तो ऑर्डर नंबर्स का वही रहेगा, सिर्फ ऊपर वाले सेल्स की जो फॉर्मेटिंग थी जिसमें अगर कोई लेटर बोल्ड है, किसी का कलर चेंज है, तो वही चीज़ नीचे अब दोबारा अप्लाई हो। तो यहाँ पर और भी ऑप्शन हैं, इन सारे ऑप्शन को आप खुद से मैनुअली ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले वो फिल सीरीज़ है जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही सेट होता है डिफ़ॉल्ट पे। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो हमने ऑर्डर 1 2 3 उन सारी नंबर्स को, सारे डेटा को जो हमने मैनुअली कट करके ऊपर नीचे किया, यही काम हम फिल्टर के ज़रिए से भी कर सकते हैं, जो कि हम इस वीडियो के एंड में पढ़ने वाले हैं। अभी इन चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद ये था कि आप लोगों को सेल्स को कट करके, कॉपी करके पेस्ट करना, डेटा के बीच में सेल्स को इन्वॉल्व करना, वो आपको डायरेक्टली मैनुअल तरीके से आ जाए। अब फॉर एग्जांपल ये एक टेबल बनाए जिसमें से मुझे किसी कॉलम को या किसी रॉ को हाइड करना है। फॉर एग्जांपल जो 6 वाली रॉ है ये अभी मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि इसमें डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि मुझे यहाँ पर डेटा डालना पड़े। तो मैं चाहता हूँ मुझे इस टेबल में 6 वाली रॉ नज़र भी ना आए, लेकिन जब फ्यूचर की वर्किंग के लिए मुझे चाहिए हो तो ये 6 वाली रॉ में फॉर्मेटिंग के साथ, बॉर्डर के साथ, तमाम चीज़ों के साथ ये वापस आ जाए। तो उसके लिए क्या करना है कि पूरी रॉ सेलेक्ट करनी है, यहाँ से क्लिक किया, पूरी रॉ सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया और यहाँ पर 2 ऑप्शन है, हाइड और अनहाइड। तो ये रॉ हाइड हो गई। अब अगर इस रॉ को मुझे वापसी दोबारा से अनहाइड करना है तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बहुत छोटा सा मार्जिन है, 10 के बाद 12 है, 11 तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो उसको हम वापसी अनहाइड कैसे करें। तो उसके लिए क्या करना है, 10 पे क्लिक करके नीचे मूव करना है कर्सर, तो इस तरह से 1 के बजाय 2 हमारी रॉज सेलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करके अनहाइड करूँगा तो इस 10 और 12 के दरमियान में जितनी भी रॉज होंगी सारी की सारी अनहाइड हो जाएंगी। ऐसे अगर बीच में मल्टीपल रॉज हमने हाइड की हुई हों, फॉर एग्जांपल ये भी हाइड की हुई है, ये भी हाइड की हुई है और ये भी हमने हाइड की हुई है, तो क्या करना है, सिंपल पूरा हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अनहाइड किया, तो जितनी भी रॉज हाइड हुई होंगी सारी की सारी वापस आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं
बीच में यहाँ पर एक के बजाय 2 रॉज ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से 2 रॉ सेलेक्ट करनी है, राइट क्लिक किया और इंसर्ट, तो एक के बजाय 2 रॉज ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं 4 सेलेक्ट करूँ, 5 अगर मैं सेलेक्ट करूँ, फिर राइट क्लिक करके अगर मैं इंसर्ट करूँ तो 5 रॉज इंसर्ट हो जाएंगी। ये चीज़ याद रखिएगा, चाहे हम कॉलम इंसर्ट कर रहे हो चाहे हम रॉ इंसर्ट कर रहे हो, हमेशा जितनी भी रॉज सेलेक्टेड हैं, जितने भी कॉलम सेलेक्टेड हैं, वो सेलेक्ट करके अगर हम इंसर्ट करेंगे कुछ भी तो हमेशा वो इस सिलेक्शन के टॉप वाले पार्ट के ऊपर ऐड करेगा। इसी तरह से अगर हम कॉलम्स ऐड कर रहे हो, 2 कॉलम्स अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इस सिलेक्शन के हमेशा लेफ्ट वाली एज के बाद इस तरफ से कॉलम्स ये ऐड कर रहा होगा। ऐसे ही अगर रॉज को डिलीट करना है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और यहाँ से डिलीट कर दिया। सेम काम हम शॉर्टकट कंट्रोल के साथ माइनस से भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 4 के साथ, जो कि है शॉर्टकट्स। अभी तक जितनी सी चीज़ें हमने सीखी हैं वो तमाम चीज़ों को और उससे अलावा के बहुत सारे ऑप्शंस को हम शॉर्टकट के ज़रिए से ट्राई करते हैं कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहला और बेसिक शॉर्टकट क्या है कि अगर इस एक्सेल शीट में मुझे जूम इन और जूम आउट करना हो तो क्या करना है, कंट्रोल होल्ड करना है कीबोर्ड से और हमारे माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है बीच वाला, उसको अगर मैं आगे की तरफ व्हील अप करके घुमाऊंगा तो जूम इन होता जाएगा और अगर मैं पीछे की तरफ घुमाऊंगा तो जूम आउट होता जाएगा। इसी जूम को हम मैनुअली यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, जिसमें वैल्यू जैसे 115 लिखी है तो मैंने माइनस पे क्लिक किया, 110 आ गई, दोबारा क्लिक किया तो 100 पे सेट हो गई। रॉ और कॉलम ऐड करने का हम देख चुके हैं। कंट्रोल के साथ प्लस तो रॉ ऐड होती जाएगी, कंट्रोल के साथ माइनस तो रॉ डिलीट होती जाएगी। इसी तरह से कॉलम भी ऐड और डिलीट होगा। रॉ को हाइड या अनहाइड करने के लिए अगर मैं कंट्रोल 9 करता हूँ तो जो रॉ है वो हाइड हो जाएगी, और अगर मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट और फिर दोबारा से 9 दबाता हूँ तो वो रॉ अनहाइड हो जाएगी। कंट्रोल 9 से हाइड, कंट्रोल शिफ्ट 9 से अनहाइड हो जाएगा। इसी तरह से जो कॉलम है वो भी बिल्कुल ऐसे ही कंट्रोल 0 से हाइड होगा और कंट्रोल शिफ्ट 0 से अनहाइड हो रहा होगा। अब कुछ बेसिक शॉर्टकट्स, जैसे इसके अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है इसको अगर मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ B दबाना है तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल के साथ U से अंडरलाइन हो जाएगा, कंट्रोल से I के साथ ही इटैलिक में मतलब के एंगल पे झुक जाएगा। ये वापसी अंडू करना है तो कंट्रोल B दोबारा करेंगे, हट जाएगा, कंट्रोल U, कंट्रोल I तो वापसी चीज़ें सारी हट जाएंगी। अच्छा, डेटा में अक्सर ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जैसे कोई चीज़ जो ऊपर लिखी है, फॉर एग्जांपल के यहाँ पर मुझे नंबर 5 में परसेंटेज ऐड करनी है। अब इत्तेफाक से अगर वो परसेंटेज की वैल्यू सेम है जो कि सीरियल नंबर 4 में लिखी है 53, तो अगर मुझे सेम वैल्यू ऐड करनी तो क्या करना है, उसका शॉर्टकट क्या है कि ऊपर वाले सेल में जो वैल्यू लिखी वो नीचे आ जाए तो कंट्रोल के साथ D प्रेस करना है, तो जो वैल्यू ऊपर वाले सेल में लिखी है वही नीचे आ जाएगी। दोबारा करके देख लेते हैं, कंट्रोल D तो यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करना शुरू करूँ, शिफ्ट होल्ड करके नीचे मूव कर रहा हूँ, ये पूरा पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया जिसमें वैल्यू सिर्फ टॉप वाले सेल में मौजूद है। यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल D करूँगा तो नीचे वाले तमाम सेल्स में वो वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। एडिटिंग के बेसिक शॉर्टकट जो कि मैं पहले से बता चुका हूँ, अगर मुझे इसमें वैल्यू को चेंज करना है तो F2 दबाकर मैं इसमें कोई चेंजिंग कर सकता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर कुछ लिखना शुरू कर दूंगा तो जो पहले वैल्यू लिखी हुई थी वो हट जाएगी वहाँ से, तो इसलिए F2 दबा के फिर उसको चेंज करना है जब भी किसी सेल में एग्जिस्टिंग वैल्यू को हमें रिवाइज करना हो। और ऐसे ही जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वैल्यू को अगर डिलीट करना हो तो बटन डिलीट प्रेस करना है। अगर इसमें हम वैल्यू एडिट कर रहे हैं, कुछ गलत लिख दिया और मैं चाहता हूँ जो वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई थी मेरे टाइप करने से स्टार्ट करने से पहले, तो एस्केप का बटन प्रेस करूँगा तो जो वैल्यू मैंने अभी लिखी थी वो हट जाएगी वहाँ से। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इसी सेल के अंदर जैसे हम पैराग्राफ में लाइन चेंज कर रहे होते हैं, वैसे मैं चाहता हूँ इसी सेल के अंदर इस नाम के नीचे एक और नाम आए, उमर के नीचे एक और चीज़ लिखनी है। तो उसके लिए जैसे नॉर्मली वर्ड में या फिर कंप्यूटर की दूसरी तमाम जगहों पर हम इंटर का बटन प्रेस करते हैं तो वो जो हमारा टेक्स्ट है वो उसी की नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है। लेकिन एक्सेल में क्या होता है, जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये नीचे वाली रॉ पे शिफ्ट हो जाएगा, सेल ही बदल देगा ये। तो अगर इसी सेल के अंदर मैं नीचे लिखना चाहता हूँ मेरे कुछ, तो क्या करना है, कीबोर्ड से ऑल्ट दबाना है और इंटर प्रेस करना है, तो इसी सेल के अंदर दूसरा नाम ये ऐड करने को बोलेगा। ठीक है,
इंटर प्रेस किया तो एक ही सेल के अंदर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक ऊपर लिखी है और एक नीचे लिखी हुई है। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट के साथ इंटर प्रेस करना है तो नीचे वैल्यू ऐड हो जाएगी उससे। अब ये कुछ शॉर्टकट्स ऐसे हैं जो कि मैंने सेलेक्ट किए थे आप लोगों को वीडियो में बताने के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको शॉर्टकट्स चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड करके एक्सेल के तमाम शॉर्टकट्स देख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट्स की एक बहुत सारी सीरीज़ ऐसी है जो कि इन टैब्स के ऑप्शन में से एक्सेस की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कीबोर्ड से सिर्फ ऑल्टर का बटन दबा के छोड़ दूं, सिर्फ मैंने ऑल्ट दबाया तो ऊपर ये सारे नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स हमारे पास नज़र आ रहे हैं। तो अगर पूरी सीक्वेंस में फॉलो करना है, पहले ऑल्ट प्रेस किया, एच प्रेस करूँगा तो होम टैब के अंदर चला जाएगा। दोबारा फिर मैंने एच प्रेस किया तो जो एच जिस पे लिखा हुआ था ये वाली जगह दोबारा से देखना है, ऑल्ट एच किया तो ये सारे अल्फ़ाबेट्स आ गए। अब जिसमें से मैं जो भी अल्फ़ाबेट चूज़ करूँगा तो वो वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे एच दबाया तो यहाँ पर ये पूरा आ गया, तो यहाँ से मैं नेविगेट करके कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ, वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्ट, उसके बाद फिर जितने भी टैब्स मौजूद हैं वो सारे टैब्स, उसके बाद इस एक एक टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन मौजूद हैं सारे ऑप्शन हम शॉर्टकट से ओपन कर सकते हैं। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन है तो एक एक शॉर्टकट तो हमारी फिंगर टिप्स पे नहीं होता, लेकिन जो हमारी डेली की वर्किंग में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली शॉर्टकट्स यूज़ होने वाले होते हैं वो हमारी फिंगर टिप्स पे हमें बआसानी याद हो जाते हैं अगर हम शुरू से लेकर ही देख देख के इन शॉर्टकट्स को फॉलो करना शुरू करें। अब जैसे हमने बात की थी कि अगर इन सेल्स को हमें, इन कॉलम्स को ऑटो फिट करना है, ये टेबल हमने सेलेक्ट किया। अब इस टेबल के कॉलम और रॉ को ऑटो एडजस्ट करना है तो उसके लिए ऑप्शन कहाँ पर है, ऑल्ट एच दबाकर अब हम यहाँ पर ये ऑप्शन है फॉर्मेट का, इसमें लिखा है ओ दबाया। अब इसमें ऑटो फिट के ऑप्शन क्या है, अगर मैं कॉलम को ऑटो फिट करता हूँ तो आई, इसी तरह से अगर मैं हाइट को ऑटो फिट करता हूँ तो ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो ये चीज़ कितनी आसान बन जाती है। अगर इसको मुझे ऑटो फिट करना है कॉलम और हाइट दोनों को, तो और अगर आपका ये डेली का काम है तो सिंपल इस तरह से ये कॉलम एडजस्ट हो गया और इस तरह से सारी रॉज एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, 4 बटन है जिनकी सीक्वेंस अगर आपको याद है और आपका डेली का काम है, आपको प्रैक्टिस है, तो 4 बटन आप सीक्वेंस में दबाएंगे तो फ़ौरन से वो चीज़ एक्टिव हो जाएगी। बजाय इसके कि आप पूरी सिलेक्शन करें, होम पे क्लिक करें, फॉर्मेट पे क्लिक करें, फिर कॉलम ऑटो फिट, कॉलम विड्थ, दोबारा यहाँ से जाएं फॉर्मेट पे जाएं, ऑटो फिट, रॉ हाइट, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक नंबर 5 के साथ, जिसमें हम कवर करने वाले हैं होम टैब के अंदर मौजूद तमाम ऑप्शंस एक्सेप्ट फाइंड और सेलेक्ट। जो चीज़ों को फाइंड करने का ऑप्शन है इसको हम डिटेल में कवर करेंगे इस फीचर और इसके अलावा और तमाम फीचर्स के साथ एक्सेल में नेक्स्ट वीडियोस में हमारी। तो अगर हम स्टार्ट से देखें, यहाँ पर क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है जिसमें पेस्ट, कट, कॉपी और इस तरह के ऑप्शन हैं जो कि हम ऑलरेडी शॉर्टकट से यूज़ करते हैं, तो इनको यहाँ पर इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑप्शन है क्लिपबोर्ड में जो कि बहुत ज़्यादा काम आता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो टेबल बना हुआ है मैं चाहता हूँ ऐसी सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा मैंने सेलेक्ट किया, इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, मतलब सिर्फ जो फॉर्मेट है वो पेंट हो जाता है। यहाँ से करके उसे उतने ही सेल्स मैंने सेलेक्ट करने हैं, जैसे मैं छोड़ूंगा तो जो फॉर्मेट यहाँ पर था सेम फॉर्मेट यहाँ पर आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख के देखूँ तो जो अल्फ़ाबेट्स का है फॉर्मेट वो भी बिल्कुल सेम है। अगर टॉप पे चीज़ें बोल्ड थी तो यहाँ पर भी बोल्ड आ रही हैं, अगर नीचे बोल्ड नहीं थी तो नीचे बोल्ड नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो सेम फॉर्मेट यहाँ से दूसरी जगह पर जहाँ भी आपने कॉपी पेस्ट करना है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब जैसे ये पूरा सेलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर, तो यहाँ पर जैसे छोड़ूंगा तो यहाँ पर सेम फॉर्मेट दोबारा से पेंट हो गया। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर टेक्स्ट के कुछ बेसिक ऑप्शन हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी को आते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है पूरा, यहाँ पर अगर मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ तो जो अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट स्टाइल चाहूँ मैं रख सकता हूँ। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर के भी ऑप्शन हैं। अगर ये पूरा रीजन सेलेक्टेड है, इसमें जाएं तो बॉटम बॉर्डर का मतलब ये है कि सिर्फ नीचे वाली लाइंस पर बॉर्डर आएगा। कैसे, क्लिक किया बॉटम ऑर्डर, तो इन सेल्स में जो पूरी सिलेक्शन थी इसका जो बॉटम था सिर्फ वहाँ पर ये सेल आएगा।
ठीक है। इसी तरह से अगर हम टॉप बॉर्डर करें तो सिर्फ सिलेक्शन के टॉप बॉर्डर पे आएगी हमारी लाइन। ऑल बॉर्डर्स मतलब सारे बॉर्डर्स आ जाएंगे। इसी तरह से डिफरेंट ऑप्शन है जो कि आप चेक कर सकते हैं। डबल बॉर्डर का भी ऑप्शन है। अब अगर हम इस पर क्लिक करके नीचे जाएं तो ड्रॉ बॉर्डर का भी ऑप्शन है, जिससे हम जो भी बॉर्डर की सेटिंग्स हमने बनाई हुई हैं, जिस सेल पर हम मूव करेंगे तो वो वहाँ पर बॉर्डर ड्रॉ करता जाएगा। ठीक है, जिस भी सेल में आपने ऐड करना है बॉर्डर की, आपने एक बार सेटिंग कर ली, सारी चीज़ें एडजस्ट होती हैं। जैसे यहाँ पर लाइन कलर चूज़ कर लिया ऑरेंज, ठीक है, तो अब जितने भी कॉलम्स बनाएंगे वो ऑरेंज कलर के साथ आएंगे। इसी तरह से लाइन स्टाइल, थिकनेस, डॉटेड है, किस भी तरह की है, वो सारी चीज़ हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ये ऑप्शन है थीम कलर का, मतलब जिसमें हम इन सेल्स के अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। जैसे इसमें ये कलर फिल कर लिया, इसके अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है उसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा होगा, फॉन्ट साइज स्मॉल, ठीक हो गया। आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वो क्या है, अलाइनमेंट का, कि मतलब जो टेक्स्ट मौजूद है सेल्स में और उसकी ओरिएंटेशन किस तरह की हो। जैसे सारी रॉ सेलेक्ट की, इन सारी रॉस की मैं हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ सबकी हाइट सेम तरीके से बढ़े और जल्दी से बढ़ जाए। तो अब अगर मैं पहले इसकी हाइट बढ़ाऊँ, फिर दोबारा ये सेलेक्ट करूँ और फिर इसकी हाइट बढ़ाऊँ, तो पहली चीज़ कि इनकी हाइट में वेरिएशन आएगी, और दूसरी चीज़ ये कि टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि जितने भी रॉज हैं ये सेलेक्ट की, इन रॉज के किसी भी एज वाले पॉइंट पे, जैसे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करना है। जितना मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगा, बाकी तमाम रॉज का साइज़ भी उसी तरह से इंक्रीज़ हो रहा होगा। जैसे अगर इनका साइज़ इंक्रीज़ करना है तो इसमें भी इसी तरह से साइज़ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। रॉ और कॉलम को सेलेक्ट करने का भी शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाऊंगा तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और ऐसे ही अगर मैं शिफ्ट के साथ स्पेस दबाऊंगा तो पूरी रॉ सेलेक्ट हो जाएगी, और कंट्रोल ए के साथ जो पूरा डेटा हमारा मौजूद है वो सेलेक्ट होगा, और दोबारा अगर मैं कंट्रोल ए दबाऊंगा तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे इस टेबल के अंदर मैं मौजूद हूँ, कंट्रोल ए से पूरा टेबल सेलेक्ट हुआ, दोबारा कंट्रोल ए करने से ये पूरी शीट सेलेक्ट हो गई। तो अगर हम चेक करें अलाइनमेंट में ऑप्शंस क्या हैं, कि अगर मिडिल वाला ऑप्शन करूँ तो सारा टेक्स्ट मिडिल पे, बॉटम, मिडिल, टॉप, और इनकी अलाइनमेंट लेफ़्ट ओरिएंटेड है, सेंटर या फिर राइट ओरिएंटेड। ठीक है, ये इंडेंट का ऑप्शन है कि जितना भी डेटा मौजूद है वो अपनी लेफ़्ट मार्जिन से कितना आगे या कितना पीछे हो। तो अगर मैं इंडेंट को बढ़ाऊँ तो डेटा लेफ़्ट से आगे बढ़ता जाएगा और इसी तरह से यहाँ से पीछे मूव करता जाएगा। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ, जैसे सेल में स्टूडेंट्स लिखा है, तो उसको अगर मैं चाहूँ तो किसी एंगल पे भी बना सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से इसको अगर मैं चाहूँ तो वर्टिकली भी लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पर तमाम चीज़ें आगे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर भी तमाम चीज़ें, एक एक चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो फॉर्मेटिंग हो, कलर्स हो, बॉर्डर हो, टेक्स्ट स्टाइल हो, अलाइनमेंट हो, कोई भी चीज़, तमाम चीज़ें। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टेबल के ऊपर नाम लिखना चाहता हूँ और मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है, अब इसको मैं चाहता हूँ ये टेबल के बिल्कुल ही मिडिल पे आए, लेकिन ये इस वाले सेल में लिखा, अगर मैं यहाँ लिख दूँ या यहाँ लिखूँ तो भी ये सेंटर में नहीं आ पाएगा, और मैं इस पूरे को एक सिंगल सेल की तरह शो करना चाहता हूँ। क्या कर सकता हूँ, ये पूरे सेल मैंने सेलेक्ट किए, यहाँ पर ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का, तो इससे क्या होगा, सेल में तमाम चीज़ें मर्ज भी हो जाएंगी और सेंटर की अलाइनमेंट भी आ जाएगी इसकी। यहाँ से थिक बॉर्डर चूज़ कर लिया, साइज़ बढ़ा दिया, बोल्ड कर दिया, कलर चेंज अप्लाई कर दिया, तो इस तरह से टॉप पे हमारे पास इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मर्ज एंड सेंटर हम कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शन है जो कि डिफरेंटली आप ट्राई कर सकते हैं। अनमर्ज करना है, सिर्फ सेलेक्टिव सेल्स को मर्ज करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जैसे इस सेल में अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैंने पूरा नाम लिखा, अब क्या हुआ कि जो डेटा है ये तो इस वाले सेल में मौजूद है, I6 के अंदर मौजूद है ये डेटा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो J6 के अंदर कुछ भी डेटा नहीं दिखा रहा है, या फॉर्मूला बार पे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर डेटा दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोफेसर डी कुर्सोर्स लिखा हुआ है वो सिर्फ इस वाले सेल के अंदर मौजूद है और इस वाले सेल के अंदर मौजूद नहीं है। सिर्फ ये अपने सेल से डेटा बाहर की तरफ होकर जा रहा है, क्योंकि इसमें जगह इतनी नहीं है कि इसमें आ सके। ठीक है, अब मैंने इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया, लिमिटेड जितनी मेरे पास टेबल के पूरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली गुंजाइश थी मैंने उतना बढ़ाया, लेकिन फिर भी ये सेल से बाहर जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं,
ऑप्शन है हमारे पास रैप टेक्स्ट का। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो इसी सेल के अंदर किसी तरह से मर्ज होंगी। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो पूरा आ गया प्रोफेसर डी कुर्सोस। अब ये 2 लाइन में आ गया, वरना पहले ये सिंगल लाइन में ही आ रहा था और डेटा हमारे सेल से बाहर जा रहा था। अगर हम रैप टेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे तो जितना भी डेटा लिखा हुआ है वो वर्टिकली हाइट के हिसाब से जितना स्पेस मौजूद है उसी में एक और लाइन ऐड करके वो एडजस्ट हो रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, अलाइनमेंट के बाद नंबर का ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि जितने भी सेल्स हैं इनको हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बाकी सारे सेल्स पे देखूं तो फॉर्मेट क्या रखा हुआ है सेल का, जनरल पे रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि इसमें हमने परसेंटेज की वैल्यू पुट की हुई है, हालांकि यहाँ से हमने फॉर्मेट को चेंज नहीं किया था। इनिशियली फॉर्मेट क्या होता है, हमेशा जनरल ही होता है। तो अगर हम चीज़ें इनपुट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करता जाएगा और उसके हिसाब से चीज़ें एडजस्ट करता जाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पर देखूँ तो फॉर्मेट क्या है, नंबर का परसेंटेज फॉर्मेट ही है। तो यहाँ पर अगर मैं 25 लिखता हूँ तो परसेंटेज का सिंबल इसके साथ साथ खुद ब खुद चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखूँ 26, 10, 2020, अगर मैं इस तरह से मैंने डेट लिखी तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि मैंने यहाँ पर डेट लिखी है। फिर जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो डेट जो है वो आगे असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज होती जाएगी। अब अगेन अगर मैं चाहूँ तो कॉपी सेल्स भी कर सकता हूँ, फिल सीरीज भी कर सकता हूँ नीचे। और इसमें और भी ऑप्शन है कि अगर मैं इसमें डेज के हिसाब से सीक्वेंस को बढ़ाना चाहता हूँ, वीक डेज के हिसाब से, मंथ्स के हिसाब से, ईयर्स, तमाम चीज़ों के हिसाब। जैसे अगर मैं ईयर्स पे सेलेक्ट करूँ तो डेट और मंथ सेम है लेकिन ईयर जो है वो सीक्वेंस में इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह से अगर मैं मंथ्स करूँ तो मंथ्स इंक्रीज़ हुए और ईयर भी चेंज हुआ है 12 के बाद। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मेटिंग के अंदर से हम तमाम चीज़ें इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, तमाम चीज़ें आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तमाम चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ करेंसी की, तो करेंसी के अंदर नीचे यहाँ पर ऑप्शन है डिफरेंट करेंसीज़ का, कि हम करेंसी कौन सी रखना चाहते हैं, डॉलर्स में रखना चाहते हैं, यूरोज़ में रखना चाहते हैं या पाउंड्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तमाम करेंसीज हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बराबर में परसेंटेज स्टाइल का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट ऑटोमेटिकली परसेंटेज पे चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मेट सेलेक्ट किया हुआ है लेकिन मैं चाहता हूँ ये 88% दिखा रहा है ना, जैसे 25.6 अगर मैं लिखूँ तो इसको राउंड ऑफ करके 26 कर देगा। तो यहाँ पर ये होल वैल्यू दिखा रहा है। लेकिन अगर इसको मैं डेसिमल में लेके जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 26.25%, तो इसको राउंड ऑफ कर रहा है। अब अगर मैं डेसिमल को इंक्लूड करना चाहता हूँ, यहाँ से होगा इंक्रीज डेसिमल और यहाँ से होगा डिक्रीज डेसिमल। तो डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू हम चाहें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो खुद ब खुद राउंड ऑफ हो रही होगी। तो आज के लेक्चर में हमने सेल की फॉर्मेटिंग तक पढ़ लिया है कि उसकी हम नंबर, जनरल नंबर, करेंसी, डेट एटसेट्रा, टाइम, तमाम चीज़ें हम सेट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे होम टैब के स्टाइल्स वाले ऑप्शन से और फिर हम ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।